सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाचिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, हम जो लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 6, उस लेसन का नाम है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार वाले टॉपिक की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। एक छोटा सा काम आप कर लेना, जीबी एजुकेशन के नाम से जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम मैं बोर्ड पे और लिख दूंगा एक बार। चैनल का नाम है जीबी एजुकेशन, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपके पास पहुंच जाए। क्या है कि अब जो जैसे 3 लेसन तो आपके पहले कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो लेसन चल रहे हैं 6वां लेसन और उससे आगे का लेसन जो भी होगा उसके लिए आपको जीबी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल का नाम मैं लिख रहा हूं जीबी एजुकेशन। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपको ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। सब्सक्राइब के बाद में और तो आप लोग जानते हो क्या करना पड़ता है इसमें। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन केंद्र सरकार की। ये वाला जो लेसन है वो लेसन है अपने बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का, और इस लेसन से एक ही पर्सन आता है, वो अकेला पर्सन कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। तो इस लेसन को अपन इस तरीके से करेंगे, इसमें अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने 7 नंबर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन के वो सारे अपने अटेंड हो जाएं। तो शुरुआत करेंगे अपन। सबसे पहले तो देखो इसमें ये देखेंगे अपन की केंद्र सरकार किसे कहते हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला तो है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है उसका नाम है क्या? न्यायपालिका। इन तीनों का अध्ययन करेंगे अपन इस लेसन में। किस किस का? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के हमेशा 3 ही अंग होते हैं। अब व्यवस्थापिका जिसे अपन क्या कह सकते हैं? संसद कह सकते हैं। ध्यान रखना, भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। संसद में किस किस को शामिल किया जाता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कार्यपालिका। कार्यपालिका में शामिल किया जाता है एक तो राष्ट्रपति, दूसरा अपन उपराष्ट्रपति भी लिख सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की अपन चर्चा नहीं करेंगे इस लेसन में। तो दूसरा अपन लिखेंगे प्रधानमंत्री, तीसरा मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं अपन? मंत्री परिषद। इन तीनों को अपन शामिल करते हैं किसमें? कार्यपालिका में। न्यायपालिका में अपन शामिल करते हैं किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। बस ये अपने को 6वें लेसन में पढ़ना है। व्यवस्थापिका जिसे अपन संसद कहते हैं, दोबारा स्टार्टिंग से देखना। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसे अपन संसद भी कह सकते हैं, इसमें तो कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे के सारे मंत्री। सारे के सारे मंत्रियों को मिलाकर कह सकते हैं अपन क्या? मंत्री परिषद। और न्यायपालिका में किसे शामिल करते हैं अपन? सर्वोच्च न्यायालय को। अपने जो लेसन की शुरुआत होती है वो होती है लोकसभा और राज्यसभा से। अब यहां से 2 आपके बड़े प्रश्न बनते हैं। एक तो जैसे क्वेश्चन हो गया क्या? लोकसभा की रचना व संगठन का उल्लेख करो। क्वेश्चन दोबारा सुनना, लोकसभा की रचना व संगठन का उल्लेख करो। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, वो बनता है राज्यसभा की रचना व संगठन का उल्लेख करो। तो आज के लेसन की शुरुआत अपन करेंगे इन 2 प्रश्नों से। पहला प्रश्न था लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो, दूसरा प्रश्न था राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। दो बड़े प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को अपन साथ लेकर चलेंगे। एक डायग्राम के रूप में दोनों प्रश्न करेंगे अपन। इधर तो लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है
लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। चलो दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ देखते हैं। पॉइंटों में अपन दोनों का आंसर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा। मतलब जिस व्यक्ति की आयु 18 साल की कंप्लीट हो चुकी है, वो व्यक्ति किनका चुनाव करता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का जुड़ाव डायरेक्ट जनता से होता है, मतलब डायरेक्ट अपने से होता है, क्योंकि अपने द्वारा ही क्या चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती। किसके द्वारा होते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? वो अपन आगे जाके देखेंगे। अभी आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखो, लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते। अब ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए लोकसभा को तो क्या कहेंगे अपन? प्रथम सदन। ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते, इसलिए राज्यसभा को कहेंगे अपन कौन सा सदन है? द्वितीय सदन। समझ रहे हो बात? दूसरा अपन देखें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए कम से कम कितने वर्ष? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष। मतलब कम आयु के सदस्य तो मिलते हैं लोकसभा में, ज्यादा आयु के सदस्य जाते हैं कहाँ? राज्यसभा में। तो बताओ निम्न सदन कौन सा हुआ? जहां कम आयु के सदस्य रहते हैं। तो लोकसभा को अपन प्रथम सदन भी कह सकते हैं, व निम्न सदन भी कह सकते हैं। जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कह सकते हैं, व उच्च सदन भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग अपने को इसी से करनी है। लोकसभा की स्टार्टिंग करना आप इसे प्रथम सदन व निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की स्टार्टिंग करना आप इसे द्वितीय सदन व उच्च सदन भी कहते हैं। और अब अपन पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। लोकसभा वाला क्वेश्चन सोल्व करो। पहला पॉइंट लिखना आपको क्या? सदस्य संख्या। अब देखो अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी? लोकसभा की। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है, अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने? 545। ज्यादा से ज्यादा 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने? 545। इसमें लिखना स्टार्ट करना, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या डैश करके लिखना 552। समझ गए? इतना ही लिखना है। वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी करनी है अपने को? 545। अब वर्तमान में जो 545 सदस्य हैं लोकसभा में, इन 545 सदस्यों में से 543 सदस्य, मतलब 2 सदस्य को हटा दो, बच गए कितने? 543। ये 543 सदस्य तो डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं, और बच गए कितने? 2। वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखना क्या लिखेंगे अपन? वर्तमान सदस्य संख्या 545, जिनमें 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य, 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
ये आपको करना है किसमें, सदस्य संख्या में। ये शायद समझ चुके होंगे आप। अगर आपके कोई कंफ्यूज वाला यहाँ वर्ड आता है तो ये आता है आंग्ल भारतीय सदस्य। देखो आंग्ल भारतीय सदस्य कौन से होते हैं, आंग्ल का मतलब तो अंग्रेज और भारतीय का मतलब भारतीय। तो 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुछ अंग्रेज परिवार हमेशा के लिए कहाँ बस गए थे, भारत में बस गए थे तो ब्रिटेन के अंग्रेज, लेकिन कहाँ रहने लग गए थे, भारत में रहने लग गए थे। अब उनके परिवार के सदस्यों को अपन क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय। आंग्ल मतलब अंग्रेज और भारतीय का मतलब कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो दो आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। थोड़ा सा और अगर आप ध्यान रख सको तो ये याद रख लेना, अभी जो 2020 चल रहा है, जनवरी के महीने की 25 तारीख मतलब 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में ये जो दो आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने की जो परंपरा थी उसको समाप्त किया जा चुका है। कब से, 25 जनवरी 2020 से। लेकिन अपनी जो किताब है उसमें यही दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है। अगर याद रख सको तो नीचे लिख देना नोट लगा के कि 25 जनवरी 2020 से दो आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने की परंपरा को समाप्त किया जा चुका है। समझ गए। अब वही सदस्य संख्या की चर्चा करेंगे अपन किधर है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पहला पॉइंट क्या होगा अपना, सदस्य संख्या। लगभग अपना प्रारूप लिखने का ये रहेगा, तो इधर लिखेंगे अपन राज्यसभा में। देखो इसी लाइन के आधार पे बोल रहा हूं मैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, 250। कितनी हो सकती है, 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं कितने, 245। समझ के बाद वो क्यों लाइन लिखेंगे, केवल सदस्य संख्या चेंज करनी है अपने को। तो इधर लिखेंगे अपन राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, 250। फिर वही बात अगली, वर्तमान सदस्य संख्या। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 245। अब इन 245 में, जैसे यहां अपन ने लोकसभा में तो वर्तमान में कितने सदस्य बताए थे, 545। इन 545 में से 543 निर्वाचित होते थे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। यहां 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसी में आगे लिखेंगे अपन, जिनमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य। अब देखो यहां तो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, लेकिन 2 सदस्य कौन से होते थे, जो आंग्ल भारतीय होते थे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। यहां राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो रहे कितने, 12 सदस्य, लेकिन 12 सदस्य कौन से, आंग्ल भारतीय नहीं होते। यहां होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, मतलब 4 क्षेत्रों से निर्वाचित, 4 क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो आगे लिखेंगे अपन, तथा 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से हैं, के क्षेत्र से हों, वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगर लोकसभा वाला प्रश्न आए अपने को तो पहले पॉइंट में ये सदस्य संख्या लिखनी है, राज्यसभा का क्वेश्चन आए तो पहले पॉइंट में ये सदस्य संख्या लिखनी है। समझ गए यहां तक बात। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी के आगे अपन प्रश्न वही चल रहे हैं, अपने सेकंड पॉइंट की चर्चा करते हैं।
अब देखो सेकंड पॉइंट क्या आता है, निर्वाचन। जैसे पहला पॉइंट तो अपन ने लिखा था सदस्य संख्या, सेकंड पॉइंट क्या है, निर्वाचन। इधर भी सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, निर्वाचन। तो पहले अपन चर्चा करते हैं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो देखो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, मतलब जनता में भी जिस व्यक्ति की आयु 18 साल की कंप्लीट हो चुकी है उसको मत देने का अधिकार दिया जाता है, और जिसको मत देने का अधिकार मिल गया वो फिर लोकसभा के सदस्यों का क्या करता है, निर्वाचन करता है। समझ गए? तो इसमें लिखोगे आप लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा, चाहे तो आप ये लिख लेना निर्वाचित होते हैं, चाहे लिख लेना चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा जनता में भी उसे मत देने का अधिकार दिया जाता है। ये तो है नहीं कि भाई 2-4 साल के बच्चे को भी मत देने का अधिकार दे दिया जाए। मत देने का अधिकार किसे दिया जाएगा, जिसकी 18 साल की आयु कंप्लीट हो चुकी हो। अधिकार दिया जाता है जिसकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी हो। ये अपने को निर्वाचन में, किसके निर्वाचन में लिखना है, लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। अब अपन बात करें राज्यसभा के सदस्यों का। तो देखो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्ट जनता तो नहीं करती, अब कौन करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये लोकसभा और राज्यसभा जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं ये तो पूरे भारत में एक ही होती है, जो दिल्ली में बनी हुई है, पूरे भारत पे है ये, पूरे भारत के लिए है क्या, लोकसभा और राज्यसभा। उसके अलावा भारत में राज्य भी तो है ना, जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और भारत के प्रत्येक राज्य में बनी हुई होती है क्या, विधानसभा। क्या बनी होती है, विधानसभा। उस विधानसभा में भी कुछ सदस्य होते हैं, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। तो ये जो राज्यों की विधानसभा होती है, इन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इस राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसमें आप लिखोगे राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं, ध्यान रखना प्रत्येक राज्य में होती है विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। समझ गए बात? तो ये तो हो गया लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और ये हो गया अपने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अपन योग्यताएं, कि भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तीसरा पॉइंट, तो उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। ये नहीं कि अमेरिका, चीन, जापान का व्यक्ति भी भारत में लोकसभा का सदस्य बन जाए, ऐसा नहीं होता। कहां का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष की हो चुकी हो, 25 वर्ष की। तो दूसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे आयु कम से कम 25 वर्ष हो, मतलब 25 वर्ष की आयु जिसकी कंप्लीट हो चुकी हो। तीसरा, पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी पागल को अपन लोकसभा में भेज के करना भी क्या अपने को। तो तीसरी योग्यता क्या लिखनी है, पागल नहीं हो, यहां तक लिख देना। चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है
तो गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो बदले में तनख्वाह लेता है, तो तनख्वाह लेता है तो वो अपने पद का तो क्या मिल रहा है उसको, लाभ के रूप में सैलरी तो मिल ही रही है ना, तो वो कौन सा पद माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। अगर वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको पहले वो लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद वो कहां जा सकता है, लोकसभा में जा सकता है। फिर अपन बात करें राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। कंप्लीट वो की वो 4 योग्यताएं अपने को राज्यसभा में लिखनी है। केवल छोटा सा अंतर है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। तो बस केवल ये एक अंतर होगा। तो पहला तो पॉइंट वही, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है आयु कम से कम, बताओ कितने वर्ष हो, 30 वर्ष से हो। तीसरा वो का वो पॉइंट क्या नहीं होना चाहिए, पागल ना हो। और चौथा कौन से पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये हो गई अपने किसकी चर्चा, योग्यताओं की चर्चा। अब अपन चौथा पॉइंट लेंगे, कौन सा, अधिवेशन। चौथा अपन कार्यकाल लेते हैं पहले। तीसरा पॉइंट योग्यताओं को लेकर चर्चा हो गई, चौथा पॉइंट लेंगे अपन कौन सा, कार्यकाल। कि भाई लोकसभा का कार्यकाल तो कितने वर्ष का होता है, पहले तो ये चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे अपन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अब समझना, पहले चर्चा होगी लोकसभा को लेकर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो सामान्य तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। समझे, दोबारा सुनना। लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का, लेकिन इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। भंग करने का मतलब है समाप्त किया जा सकता है। समाप्त करेगा कौन, राष्ट्रपति समाप्त करेगा, राष्ट्रपति भंग करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लोकसभा को भंग नहीं करता, किसके कहने पर या किसकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो इसमें लिखना है अपने को, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः वर्ड लिखो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं भी लिखो तो चल जाएगा। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे मतलब लोकसभा को, इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है, पहले भी भंग कर सकता है। ये तो कार्यकाल हो गया किसका, लोकसभा का। लगभग 9 बार ऐसा हो चुका है कि 5 साल से पहले ही राष्ट्रपति ने किसको भंग कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया। किसके कहने पर भंग किया, प्रधानमंत्री के कहने पर। अब अपन राज्यसभा के कार्यकाल की चर्चा करें तो अब ध्यान रखना थोड़ा सा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता। जैसे आज लोकसभा बनी, पहले लोकसभा वाला देखना, आज लोकसभा बनी, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे लोकसभा पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा जब से बनी थी तब से लगातार चली आ रही है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा तो कैसा सदन है, स्थायी सदन है। अब इसका मतलब तो ये तो नहीं होना कि राज्यसभा में अगर कोई एक बार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन गया तो जब तक नहीं मरेगा तब तक राज्यसभा का सदस्य रहेगा, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। एक बार ये इतना सा लिखते हैं फिर और समझते हैं इस मामले में।
तो सबसे पहले तो ये लिखोगे राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब इसका थोड़ा कंसेप्ट समझना, याद अपने को इतना ही रखना है, लेकिन ये हुआ कैसे? लास्ट लाइन क्या लिखी है मैंने? तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य चले जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इसका मतलब राज्यसभा कंप्लीट रेगुलर बनी रहती है, इसलिए अपन इसको स्थायी सदन कहते हैं। उदाहरण समझना, जैसे अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। राज्यसभा में अपन सदस्य मान लेते हैं कितने, जिसका 3 से आसानी से गुणा हो जाए, 30 सदस्य मान लेते हैं। पर राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 30। वैसे ध्यान रखना, सदस्य संख्या अपन ने शुरू में लिखी थी, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में है 245। यहां अपन एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 30 सदस्य हैं। अब जैसे चल रही है वर्तमान में 2020, समझ गए बात? 2020 में 10 सदस्य नए आए हैं। 2020 से पहले का उदाहरण लेते हैं, जैसे 2016 में 10 सदस्य नए आ गए, 2018 में 10 सदस्य नए आ गए, 2020 में 10 सदस्य नए आ गए। समझ गए बात? कुल मिलाकर राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। अब अगले 2 साल बाद में 2022 में बताओ, 2022 में इन 10 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा कि नहीं? जो कब आए थे? 2016 में। 2016 से 2022 तक कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो 6 साल कंप्लीट होते ही ये 10 सदस्य चले जाएंगे, इनकी जगह 10 सदस्य नए आ जाएंगे। फिर अगले 2 साल बाद में मतलब 2024 में इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा कि नहीं होगा? 2018 में आए थे, 2024 तक कितने हो गए? 6 वर्ष हो गए। वो गए, उनकी जगह 10 नए आ गए। फिर 2 साल बाद में मतलब 2026 में बताओ, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ कि नहीं हुआ? जो 2020 में आए थे, 2026 में 6 वर्ष कंप्लीट। फिर 2 साल बाद 2028 में 22 में जो आए थे उनका 6 साल कंप्लीट। यही प्रक्रिया चलती रहती है कि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस आधार पर प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ये याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई आवश्यक नहीं है। इतना तो अपने को लिखना है इसमें, तो इसको मिटा देता हूं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो अपने स्कूल के बच्चे हैं, अभी अपने को पता है कि भाई स्कूल खुलने की कुछ महीने तक संभावना थोड़ी कम ही है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेगी, स्कूल खुलने के बाद सबसे पहले यह आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसका टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि कई बच्चे इसमें भी लापरवाही कर रहे हैं। कई बच्चे वीडियो को देखते हैं, कई बच्चे डायरेक्ट मतलब मम्मी पापा से मोबाइल हाथ में लेते हैं और उसके बाद में पिक्चर वगैरह देखना है और उसमें टाइम पास कर लेते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहला अपना काम ये रहेगा, स्कूल ओपन होते ही जो भी आपको टॉपिक यहाँ जो करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल प्रारंभ हो रहा है ना, मोस्टली इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि अपने विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको ये आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये याद करते जाना, इनका टेस्ट होगा तुम्हारे एग्जाम खुलते मतलब वो सॉरी जैसे स्कूल ओपन होंगे तब। अब उसके बाद में कार्यकाल के बाद में 5वां पॉइंट लेते हैं, पर कौन सा? अधिवेशन।
तो देखना किसके अधिवेशन की बात करें अपन, लोकसभा का अधिवेशन कह दो चाहे बैठक कह दो, एक ही बात है। लोकसभा का देखो हमेशा तो अधिवेशन या बैठक चलती नहीं कि भाई 24 घंटे दिन रात लोकसभा में बैठे रहे उसके सदस्य, ऐसा तो होता नहीं। लोकसभा के सदस्यों की जो बैठक बुलाता है या अधिवेशन बुलाता है तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और उस अधिवेशन को समाप्त भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो एक तो ये ध्यान रखोगे, लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, तथा राष्ट्रपति ही अधिवेशन समाप्त करता है। अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति लोकसभा का कभी भी अधिवेशन बुला सकता है और कभी भी अधिवेशन समाप्त कर सकता है, लेकिन एक जो नियम है ना वो ये नियम है कि दो अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। समझ गए बात। जैसे आपका एक सत्र चला 9th क्लास का, उसके बाद में 1.5 महीने का गैप आ गया, उसके बाद सत्र चलेगा 10वीं क्लास का। समझ रहे हो बात, ऐसा ही होता है सामान्यतः। वैसे ही लोकसभा का एक सत्र चला और अगला सत्र चलेगा, जैसे आपके 2 सत्रों के बीच में 1.5 महीने का गैप आता है, वैसे ही लोकसभा के 2 सत्र या 2 अधिवेशनों के बीच ज्यादा से ज्यादा कितने महीने का गैप आ सकता है, 6 महीने का गैप आ सकता है। इसी में आगे लिखना, लेकिन नियम यह है कि लोकसभा के 2 अधिवेशनों, लोकसभा के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई किसकी बात है, लोकसभा का अधिवेशन। अब इधर कौन सा पॉइंट है, 5वां पॉइंट। राज्यसभा में भी अपन किसकी चर्चा करेंगे, अधिवेशन की। तो राज्यसभा अब कंप्लीट होगा वो आएगा, लोकसभा की जगह क्या लिख देना, राज्यसभा। अब देखना इधर क्या लिखने जा रहे हैं अपन, आगे लिखूंगा नहीं मैं बोर्ड पे, आप यहां से देख के इधर भी उतार लेना। आगे सुनना, उधर अपने को क्या लिखना है वो बोल रहा हूं मैं, राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है तथा राष्ट्रपति ही अधिवेशन समाप्त करता है। मतलब राज्यसभा का अधिवेशन भी कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, समाप्त भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसमें भी आगे आपको ये लिखना है, लेकिन नियम यह है कि राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट वो की वो बात आएगी जो अपन ने कहा लिखी है, यहां लिखी है। चेंज करना, आप यहां लोकसभा लिखी हुई है तो यहां राज्यसभा, यहां लोकसभा लिखी हुई है तो यहां राज्यसभा। समझिए बात, अधिवेशन दोनों में समानता है। अब लास्ट पॉइंट अपन जो है अपना 6वां पॉइंट और इस पर्सन का लास्ट पॉइंट वो है पदाधिकारी। कि लोकसभा में तो कौन कौन पदाधिकारी होते हैं और राज्यसभा में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं। पहले अपन बात करेंगे लोकसभा के पदाधिकारी और फिर अपन बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी। अब पहले लोकसभा में देखना, लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, कौन, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब इसको समझना, जैसे आपकी 10वीं क्लास है और टीचर आपसे ही कह देगी बेटा वो आप अपना एक मॉनिटर चुन लो, फर्स्ट मॉनिटर का चुनाव कर लो और सेकंड मॉनिटर का चुनाव कर लो और उसके लिए आप वोटिंग करवा लो कि हाँ भाई आप जो चाहो ना, आप अपने में से एक को मॉनिटर बना दो और एक को सेकंड मॉनिटर बना दो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कहीं बाहर से पकड़ के लाओगे मॉनिटर को,
अपनी क्लास में से ही आप क्या करोगे, एक मॉनिटर बना दोगे, एक को सेकंड मॉनिटर बना दोगे। सेम वो का वो सिस्टम कहाँ होता है, लोकसभा में। तो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही, ध्यान रखना बाहर से कहीं से नहीं लाते, लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। अब जब लोकसभा के सदस्यों ने ही अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है, तो इनको उठाने की जिम्मेदारी या उठाने की शक्ति भी किनके पास होगी, लोकसभा के सदस्यों के पास ही होगी। इसमें अपने को लिखना है लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष बनाते हैं। एक बात तो ये लिखोगे। फिर इनकी हटाने के मामले में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की शक्ति बनाया किसने, इनको लोकसभा के सदस्यों ने ही बनाया, तो उठाने की शक्ति भी किनके पास होगी, लोकसभा के सदस्यों के पास ही होगी। उठाने की शक्ति भी लोकसभा सदस्यों के पास ही होती है। ये तो हो गए पदाधिकारी कहां के, लोकसभा के। राज्यसभा में भी दो पदाधिकारी होते हैं, सेम बात है जैसे यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लेकिन यहाँ राज्यसभा में उन्हें कहते हैं क्या, सभापति व उपसभापति। समझ गए बात। यहाँ दो पदाधिकारी हो गए, सभापति और उपसभापति। यहाँ थोड़ा सा फर्क है, सेम ये की ये प्रक्रिया इधर नहीं है कि यहाँ क्या फर्क है। ये जो सभापति होता है ना, वो तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो एक लाइन तो आपको ढंग से रटनी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। फिर अपन उपसभापति की चर्चा करेंगे। तो पहली लाइन तो आप ये लिखोगे कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। तो सभापति की चर्चा तो बस इतनी ही करनी है अपने को। उपसभापति की सेम यहां जो प्रक्रिया थी ना, वो किसकी होगी, उपसभापति की। तो यहां समझना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक को उपसभापति बनाते हैं, और उपसभापति को उठाने की शक्ति भी फिर किनके पास होगी, राज्यसभा के सदस्यों के पास। तो यहां नीचे लिख देना, राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति बनाते हैं। एक उपसभापति बनाते हैं। इसी में लिख देना, उपसभापति को उठाने की शक्ति, उपसभापति को उठाने की शक्ति भी राज्यसभा के सदस्यों के पास ही होती है। राज्यसभा के सदस्यों के पास ही होती है। समझ गए बात। दो क्वेश्चनों को लेकर आज अपनी चर्चा हो चुकी है। ध्यान रखना, मैंने जो उल्लेख किया है ना, वो एक डायग्राम के रूप में उल्लेख किया है। इसमें कोई डायग्राम वाला प्रश्न नहीं आएगा आपके। मैंने तो दो प्रश्न एक साथ तुलना के रूप में करवा दिया। दो प्रश्न आपको याद रखने हैं आज की क्लास में जो हुआ है। एक तो लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। दूसरा प्रश्न है राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। और इसके बाद में जो अपना इसके आगे के लेसन की चर्चा है वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।